मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत एक अगला चैप्टर। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। 12वीं बायोलॉजी में ये 11वें चैप्टर है और इस नए चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये पुरानी सिलेबस में जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से उल्लेख था और पुरानी सिलेबस में इसका ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया था। जब नई सिलेबस बनी पिछले साल तो इसका कहना चाहिए 2 चैप्टर दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सिद्धांत एवं प्रक्रम। दूसरे चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग। ठीक है जी। तो बायोटेक्नोलॉजी का कहना चाहिए 2 चैप्टर है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर रहेगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब इनका उपयोग या फिर अनुप्रयोग। ठीक है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको कई नामों से जाना जाता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होंगे। मैं इसके 3-4 नाम बता रहा हूं। ठीक है। इसको हम लोग कहने चाहिए बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। पुरानी सिलेबस में ये चैप्टर का नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। इसका एक और नाम है यहाँ पर जीन क्लोनिंग, एक और नाम है जीन थेरेपी, एक और नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक और नाम है जीन मैनिपुलेशन। ठीक है। इसके कहना चाहिए अनेक नाम है, चाहे आप इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहिए, चाहे इसको बायोटेक्नोलॉजी कहिए, चाहे इसको जीन क्लोनिंग कहिए, चाहे इसको जीन थेरेपी कहिए, या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहिए, या फिर जीन मैनिपुलेशन कहिए। ठीक है। ये कहने चाहिए मेडिकल का एक आधुनिक शाखा है। ये टोटल कहने चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जीन और डीएनए से संबंधित है। ये मेडिकल का आधुनिक शाखा है और ये कहना चाहिए जो छोटे छोटे मेडिकल कॉलेज है वहां पर ये शाखा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, किनका रिसर्च होता है, डीएनए और जीन का ही होता है। क्लियर। तो कहना चाहिए फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहना चाहिए जनक पॉल बर्ग नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। पॉल बर्ग नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1972 में सिमियन वायरस 40 इसके जीन को अलग किया और लेम्डा फेज की सहायता से जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट कराया। पॉल बर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1972 में एक वायरस का नाम है सिमियन वायरस 40, इसके जीन को पृथक किया और लेम्डा फेज की सहायता से जीवाणु कोशिका में क्या किया, प्रविष्ट कराया। इस कार्य के लिए ही कहना चाहिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, आनुवांशिक अभियंता का जनक। उसके बाद आगे चलकर कहना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी के विकास में मोलकुलर बायोलॉजी का 2 खोज महत्वपूर्ण वरदान साबित हुआ। पहला खोज का नाम है जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड का पाया जाना। जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड का खोज या फिर पाया जाना। ठीक है। ये जो प्लाज्मिड क्या होता है उसके बारे में आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन जीवाणु कोशिका में क्या पाई जाती है, प्लाज्मिड पाई जाती है, जो वेक्टर का कार्य करता है। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहा जाता है। दूसरा खोज है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोस एंजाइम की खोज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज। इनका खोज किसने किया था, आर्बर नॉर्थन स्मिथ। 3 वैज्ञानिक का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, आर्बर नॉर्थन स्मिथ। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 1970 में
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नामक एंजाइम का खोज किए थे और 1978 में नोबेल पुरस्कार भी पाए थे मेडिकल क्षेत्र में। आगे चलकर दो वैज्ञानिक और आए, कोहेन और बायर। आगे चलकर दो वैज्ञानिक और आए, कोहेन और बायर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने किसी बाहरी जीन को जीवाणु कोशिका के प्लाज्मिड में प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त किए थे। मतलब कोई भी एक बाहरी जीन है, इसको जीवाणु कोशिका की जो प्लाज्मिड होती है उसमें प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त किए थे और जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मैनिपुलेशन की अवधारणा को और अधिक बल दिए थे। ठीक है जी। तो कहने की जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत इन तीनों वैज्ञानिकों से ही होती है। पहला है पॉल बर्ग, आगे चलकर आर्बर नाथन स्मिथ जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का खोज किया, और तीसरा है कोहेन एवं बायर। क्लियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य एक लाइन में क्या कहेंगे, इसका कार्य नाम से क्लियर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बढ़ाओ पंखा को थोड़ा, या फिर उधर पंखा लगाओ। कहना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जेनेटिक मतलब जीन से बना हुआ है। जेनेटिक मतलब किससे बना हुआ है, जीन से बना हुआ है। तो इनका मेन अर्थ होता है जीनों में काट छांट करना, या डीएनए में काट छांट करना, या जीन में हेराफेरी करना, या फिर अवांछित जीन या संक्रमित जीन या फिर रोगजनक युक्त जीन को क्या करना है, बाहर निकालना है, और अच्छे गुण वाले जीन या अच्छे गुण वाले डीएनए को क्या कराना है, इसमें प्रविष्ट कराना है। और कुल मिलाकर हमको अंत में किसकी प्राप्ति करना है, एक अच्छे गुण वाले डीएनए को प्राप्त करना है। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग का मूल सिद्धांत है। मतलब हमारे शरीर में कहना चाहिए 46 तो क्रोमोसोम है, लेकिन 40,000 से अधिक क्या है, जीन है। इनमें से कहना चाहिए हम लोग देखते हैं मानवों में अधिकांश, या फिर कहना चाहिए 8, 10, 15 रोग हम लोग अध्ययन किए हैं जो क्या है, आनुवांशिकी रोग होते हैं। ये आनुवांशिकी रोग किसमें प्रेजेंट होते हैं, जीन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, जीन में प्रेजेंट होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में जाती रहती है। क्योंकि ये जेनेटिक रोग किसमें प्रेजेंट है, जीन में प्रेजेंट है। मतलब रोग युक्त जीन है, अवांछित जीन है, संक्रमित जीन है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का तात्पर्य होता है जो हानिकारक जीन होते हैं, मतलब जीनों में काट छांट करना, डीएनए में काट छांट करना, मतलब हेरा फेरी करना, गलत जीन को निकाल देना, अच्छे जीन को प्रविष्ट करा देना, और अंत में कहना चाहिए एक अच्छी गुण वाली जीन या फिर डीएनए को प्राप्त करना है। जो अच्छी गुण वाले डीएनए प्राप्त होती है उसी डीएनए को हम लोग लास्ट में क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। इसका दूसरा नाम काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। काइमेरिक डीएनए शब्द ज्यादा प्रचलन में नहीं है। क्लियर। तो यह हो गया आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का शाब्दिक अर्थ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का शाब्दिक अर्थ है जीनों में काट छांट करना, जीनों में हेराफेरी करना, या फिर कहना चाहिए रोगजनक जीन को बाहर निकालना, अच्छे गुण वाले जीन को प्रविष्ट कराना, और कुल मिलाकर एक अच्छे गुण वाले डीएनए या अच्छे गुण वाले जीन का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। क्लियर। उसके बाद ये हो गया आप लोगों के इंट्रोडक्शन, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जानना। एक बार पूछा गया था फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है, तो पॉल बर्ग नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। क्लियर। एक बार आया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का खोज किसने किया है, तो आर्बर नाथन स्मिथ, 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है 1970 में। इसके लिए कहना चाहिए 1978 में नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। क्लियर। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग का एम्स, मतलब उद्देश्य। ठीक है जी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहना चाहिए एक उद्देश्य नहीं है, 15-20 उद्देश्य बताए गए पुस्तकों में। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया, तो इनके क्या क्या उद्देश्य है इनको रटने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, मैं 2-4 कहने की इनका बता रहा हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा, बिना पढ़े ये याद हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का शाब्दिक अर्थ तो आप सबको पता चल गया। जीनों में काट छांट करना, जीनों में हेराफेरी करना, रोगजनक जीन या रोगजनक डीएनए को बाहर निकालना और अच्छे गुण वाले जीन या अच्छे गुण वाले डीएनए को प्रविष्ट कराना, इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, अब दूसरा उद्देश्य है, हमारे शरीर में कहना चाहिए बहुत अधिक जेनेटिक डिसीज पाई जाती है। 5th और 6th चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया था मैं जेनेटिक डिसीज के बारे में। ठीक है, क्रोमोसोम से होने वाले जेनेटिक रोग, जीन से होने वाले जेनेटिक रोग, मेटाबॉलिज्म में त्रुटि के कारण होने वाले आनुवंशिकी रोग, सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब क्या है? ये जेनेटिक रोग है। तो जेनेटिक रोग कहने की एक बार व्यक्ति में हो गया तो उस जीवन में वह ठीक नहीं होगा। इनका इलाज कब किया जा सकता है? समय से पहले, मतलब भ्रूणी अवस्था में ही इनके जो हानिकारक जीन होते हैं उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, और इस रोग को क्या कर सकते हैं? अगली पीढ़ी में जाने से रोक सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा उद्देश्य क्या हुआ? हमारे शरीर में या फिर मानवों में या फिर अन्य जंतुओं में या फिर पौधों में जो कहना चाहिए आनुवांशिकी रोग होती है, उस आनुवांशिकी रोग को क्या करना है? दूर करना है। क्योंकि रोगग्रस्त जीन को ही हमको क्या करना है? बाहर निकालना है। क्लियर? तीसरा उद्देश्य है इनका जेनेटिक मैपिंग तैयार करना, मतलब जीन का जो मानचित्र होता है कैसा होता है वो तैयार करेंगे। हम लोग जीन अध्ययन करते हैं, 40,000 से अधिक जीन है ये तो बोलते हैं, लेकिन उसका एक मैप तो होगा कि कैसे स्थित होती है। तो जेनेटिक मैप भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। डायग्नोस्टिक किट, मतलब विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए आजकल क्या बनाए जाते हैं? किट बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ही कहना चाहिए डायग्नोस्टिक किट बनाया जा सकता है। क्लियर? आगे चलकर कहना चाहिए जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का भी निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत ही किया जाता है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट कोई अलग से ब्रांच नहीं है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आती है। इनकी सहायता से कहना चाहिए एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन भी बनाया जाता है। विशेष रूप से कहना चाहिए वैक्सीन का निर्माण भी जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ही कहना चाहिए वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। क्लियर? अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से जंतुओं और पौधों के नई प्रजातियों का निर्माण कर सकते हैं। जंतुओं और पौधों के नई प्रजातियों का निर्माण कर सकते हैं। आप लोग तो पौधों का नाम तो सुने होंगे, आए दिन कहना कि धान की नई नई प्रजाति, गेहूं की नई नई प्रजाति हम लोग सुनते रहते हैं। ठीक है जी, 2 साल पहले सुने थे कि अमुक प्रजाति लगाए हैं किसान, 2 साल बाद सुनते हैं कि ये नई प्रजाति लगाए। तो ये नए नए प्रजाति कहाँ से आती है? चाहे टमाटर का प्रजाति हो, चाहे बैगन का हो, चाहे भिंडी का हो, चाहे करेला का हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, अधिक उत्पादन करने वाले नई नई प्रजातियों का निर्माण किया जाता है। क्लियर? मतलब नई प्रजातियों का ही निर्माण नहीं किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने वाले प्रजातियों का भी निर्माण किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य अर्थ भी इसमें जुड़ा हुआ है, पौधों में ऐसे प्रजातियों का निर्माण करना है जिनसे अधिक क्या हो सके? उत्पादन हो सके। क्लियर? इनकी सहायता से ट्रांसजेनिक प्लांट एंड ट्रांसजेनिक एनिमल का भी निर्माण किया जाता है। ये ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल, इसको जीएमओ कहा जाता है। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोलेंगे आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव का निर्माण करना, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जीवों के आनुवांशिक गुणों में ही परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे हमारा एक आनुवांशिकी है, पौधे का भी एक आनुवांशिकी है, अलग अलग पौधे का अलग अलग आनुवांशिकी है, तो इनके माध्यम से सीधे उसके आनुवांशिकी में चेंज किया जा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसजेनिक। इसका दूसरा नाम होता है
ट्रांसजेनिक मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ऐसे पौधे का निर्माण कर सकते हैं जिसकी आनुवंशिकी में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यदि पौधों में किया जाता है तब उसको कहा जाता है जीएम प्लांट, मतलब कोई भी पौधा जिनके आनुवंशिकी में परिवर्तन किए हैं तब वो क्या कहलाएगा, जीएम प्लांट। यदि कहना चाहिए कोई क्रॉप में करते हैं फसली पौधे में तब उसको बोलेंगे हम लोग जीएम क्रॉप। यदि कहना चाहिए खाद्य पदार्थ में करते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीएम फूड। यदि एनिमल में करते हैं, आजकल कहना चाहिए बहुत सारे कहने चाहिए जो एनिमल है उनके भी आनुवंशिकी में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि फिश होता है, गाय होता है, सुअर होता है, विशेष रूप से चूहे होते हैं, इनके आनुवंशिकी में भी परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि ये सब रिसर्च के लिए किया जाता है। तो यदि एनिमल के आनुवंशिकी में परिवर्तन किया जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, जीएम एनिमल। प्लांट में होगा तो जीएम प्लांट, फसली पौधों में होगा तो जीएम क्रॉप। यदि कहना चाहिए वेजिटेबल या फिर कहना चाहिए फूड में होगा तो जीएम फूड। इसी को ट्रांसजेनिक प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट, और इसको कहा जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। इनका विशेष रूप से अध्ययन हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो अगला चैप्टर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, वहां पर इनका विशेष अध्ययन करेंगे, इनका उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो इनका कहने की उद्देश्य भी है जीएमओ का निर्माण करना। अगला उद्देश्य है इसी के अंतर्गत कीट प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी पादपों का निर्माण करना। आए दिन हम लोग देखते हैं जो किसान होते हैं, जो फसल लगाते हैं, कोई भी फसल, उसमें कुछ न कुछ क्या लग जाता है, रोग लग जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसे प्रजातियों का निर्माण किया जाएगा, उस प्रजाति में क्या गुण होना चाहिए, रोग प्रतिरोधी, कोई भी रोग उसमें नहीं होना चाहिए। कीट प्रतिरोधी, अधिकांश रोग कीटों से हो जाता है, किसान इनसे बहुत चिंतित रहते हैं। तो रोग प्रतिरोधी होना चाहिए, कीट प्रतिरोधी होना चाहिए और जल रोधी क्षमता भी होना चाहिए। कई बार देखते हैं जो किसान होते हैं जल की कमी, मतलब जैसे अभी धान लगाए हैं, धान एकदम कहना चाहिए अच्छी फसल है अभी, लेकिन अंतिम समय में पानी नहीं मिल पाता है तो पूरी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है जी, मतलब उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो इसमें ऐसे गुण होना चाहिए, जल रोधी प्रतिरोधी भी होना चाहिए, मतलब पानी की कमी को सहन करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। क्लियर। इनकी सहायता से ऐसे पौधों का निर्माण करना है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का गुण अधिक से अधिक हो। जैसे कि आप लोग सुने होंगे दलहनी पौधे, दाल देने वाले पौधे, दाल देने वाले पौधे के रूट में क्या पाई जाती है, रूट नोड्यूल्स पाई जाती है, मतलब उसमें मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है। तो उन मूल ग्रंथिकाएं रूट नोड्यूल्स में क्या पाई जाती है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कार्य करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसे पौधों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का गुण स्वतः पाया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो हमको ज्यादा मात्रा में खाद या फिर उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य। एक उद्देश्य नहीं है, 12-15 उद्देश्य दिया गया। यदि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का शाब्दिक अर्थ को पकड़ लिए तब आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शाब्दिक अर्थ को नहीं पकड़ पाए तो आपको इन 12-15 उद्देश्य को क्या करना पड़ जाएगा, रटना पड़ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आगे क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका शाब्दिक अर्थ है जीनों में काट छांट करना, जीनों में हेरा फेरी करना, अवांछित जीन को बाहर निकालना, अच्छी गुण वाले जीन या डीएनए को प्रविष्ट कराना। तो इन सब को करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कुछ तकनीक की आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि केवल ऐसी बोलने से हो जाएगा, क्योंकि तो इतना सूक्ष्म है
कि इसको हम लोग खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। जैसे कि उदाहरण बताता हूं, जैसे कि मान लो क्या है ये कोशिका। कोशिका भी क्या है, सूक्ष्म है, खुली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। तो ये इतना छोटा है। अब इसके अंदर कहना चाहिए क्या है, केंद्रक है। केंद्रक और अत्यधिक छोटा है, देखने के सवाल पैदा नहीं होता है। अब इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम, ये भी और सूक्ष्म है। अब इसके अंदर पाई जाती है डीएनए, ये डीएनए है। और इसी के बीच बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, जीन। वास्तव में कहना चाहिए जीन क्या होता है, डीएनए का भाग होता है। जीन क्या होता है, डीएनए का भाग होता है। तो ये इतना सूक्ष्म है, ये आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो इन सब कार्यों को करने के लिए एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। उस टेक्नोलॉजी को ही क्या कहा जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब जीनों में काट छांट करना, जीनों में हेरा फेरी करना, रोगजनक जीन को निकालना, अच्छे गुण वाले जीन को प्रविष्ट कराना, इन सब कार्यों को करने के लिए हमको एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक कहना चाहिए दाता, मतलब डोनर डीएनए चाहिए, ठीक है। एक कहना चाहिए रिसिप्ट करने वाले डीएनए चाहिए, और एक कहना चाहिए वेक्टर चाहिए, तब ये कार्य हो सकता है। ठीक है जी। इस तकनीकी के लिए कहना चाहिए एक दान करने वाले जीव या दान करने वाले डोनर डीएनए चाहिए, एक रिसिप्ट करने वाले जीव या रिसिप्ट करने वाले डीएनए चाहिए। इस डीएनए को हम लोग डायरेक्ट इसमें, या इस जीव का डीएनए को हम लोग इस जीव के डीएनए में डायरेक्ट हम लोग एंट्री नहीं करा सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, वाहक चाहिए। मतलब इसके डीएनए को, कोई जीव है जो दान करता है, उसके डीएनए को यदि हम लोग इनके शरीर में प्रविष्ट कराना है तो सबसे पहले किस में प्रविष्ट कराना पड़ेगा, वेक्टर में प्रविष्ट कराना पड़ेगा। ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। उसके बाद यहाँ के बाद इसमें हम लोग प्रविष्ट कराएंगे, तब ये डीएनए इसको क्या करेगा, रिसिप्ट करेगा। अन्यथा डायरेक्ट हम लोग जैसे इसको इसमें एंट्री करा देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि उनको क्या मान लेगा, एंटीजीन मान लेगा। और उसके खिलाफ इनके शरीर में किसका निर्माण होगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। तो कुल मिलाकर कहना चाहिए इन सब कार्यों को करने के लिए हमको एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी को ही क्या कहा जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर।